चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन। एंड इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले किससे रिलेटेड, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले आपके कंपैरेटिव स्टेटमेंट से रिलेटेड। करेक्ट, हमने इसके पहले कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात किया था। अब जरा समझना कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कंपैरेटिव मतलब अब हमें कुछ कॉमन नहीं लेना है, अब हमको हर एक वैल्यू को क्या करना है, कंपेयर करना है। अब कंपेयर भी करेंगे तो किससे करेंगे, तो एज ऑब्वियस है जो हमारा बेस ईयर का जो वैल्यू रहेगा उससे क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। राइट, क्या करना है हमें, जो बेस ईयर का वैल्यू होता है उससे हमें क्या करना है, जो ईयर्स है मतलब पास्ट ईयर के डेटा को करंट ईयर के डेटा से क्या करना होगा, हमें कंपेयर करना होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। सो अगर मैं आप लोगों को कंपैरेटिव स्टेटमेंट का अगर फॉर्मेट बताऊं कि आपको किस तरीके से कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना चाहिए, तो अगेन जो कॉमन साइज का फॉर्मेट था ना, सेम है, कॉपी पेस्ट है। बस द टेबल में कॉमन साइज में हम क्या करते थे, एक कॉमन बेस होता था हमारा, उससे सारे परसेंटेज निकाल देते थे। अब यहाँ बेस हर बार बदलेगा, मतलब सेम बेस नहीं होगा। अब बेस क्या होगा, जैसे आपके सामने एक 2017 का डेटा है, 2018 का डेटा है। करेक्ट, तो आप लोगों को जो कंपैरेटिव में क्या करना होगा, जो आपका बेस ईयर है, जैसे 2000 सपोज करो आपका 17 बेस ईयर हो गया, पुराने साल को कभी भी बेस ईयर बोला जाता है। तो आपको पहले डिफरेंस निकाल लेना है कि 2017 से 2018 में कितना चेंज हुआ है, और जितना चेंज हुआ उसका परसेंटेज निकालना है। तो कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज को पहले आपके प्लस माइनस करके निकालना पड़ेगा। राइट, मतलब कि डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। कंपेयर करना मतलब ही क्या होता है, दो डिफरेंट वैल्यूज जो है उनके बीच में कितना अंतर है, अंतर निकालना, अंतर मतलब ही डिफरेंस निकालना, तभी तो कंपेरिजन बन पाएगा। तो चलो इसका फॉर्मेट आप लोग पहले लिखो, पहले तो कॉपी पे हेडिंग दे दो, कंपैरेटिव कंपैरेटिव। अब ये कौन सा स्टेटमेंट हम सबसे पहले पढ़ रहे, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर हमें दो चीजें सीखनी है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर हमें दो चीजें सीखनी है। पहले हम लोग सीखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या सीखेंगे हम लोग, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अच्छा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनेगा, तो बैलेंस शीट का ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्मेट गो थ्रू कर रखा है। करेक्ट, तो वही सेम फॉर्मेट यहां भी रिपीट होगा। अगर मैं इसके फॉर्मेट की बात करूं तो इसका फॉर्मेट कैसा, इफ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि बार बार अगर आप ये फॉर्मेट लिख रहे हो तो एज ऑब्वियस है कि आपको फॉर्मेट सेट ही हो जाएगा दिमाग में। तो लिख लो मेरे साथ साथ, आप भी अपने पेन कॉपी को चलाते रहो। सबसे पहला कॉलम किस चीज के लिए रहेगा, पर्टिकुलर के लिए। राइट, और पर्टिकुलर में सबसे पहला हमारे पास जो हेड आएगा किस नाम से रहेगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के नाम से। और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के बाद इसमें हम लोगों को जो सबसे पहला हेड लेना होता है वो किसका होता है, शेयर होल्डर फंड। सबसे पहले हम यहां पर ले लेते हैं शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड के अंदर भी हमें दो चीजें कंसीडर करनी है। सबसे पहले हम लोगों ने कंसीडर करनी है शेयर कैपिटल, और दूसरी हम लोगों ने कंसीडर करनी है शेयर कैपिटल के अलावा रिजर्व एंड सरप्लस। करेक्ट, उसके अलावा अगर मैं अगली चीज की बात करूं तो दूसरी जो मेन हेडिंग होती है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि जो एक्चुअल फॉर्मेट है उसमें जो दूसरी हेडिंग वो जनरली आती नहीं है, इसलिए अगली हेडिंग क्या रहेंगी आपकी, नॉन करंट लाइबिलिटीज। देन उसके अलावा नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर भी आपको एक दो नाम ही है जो कॉमनली याद रखने होंगे, जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए जो बोरोविंग वगैरह हम करते हैं वो, और उसके अलावा दूसरा जो लॉन्ग टर्म के क्या होते हैं, प्रोविजंस बनाए जाते हैं वो। तो आपको ये फॉर्मेट क्या करना है, दिमाग में सेट रखना है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन से हमारे आइटम्स आते हैं, करंट लाइबिलिटी के नाम से। कौन से आइटम्स आते हैं, करंट लाइबिलिटीज। और करंट लाइबिलिटीज के अंदर अगर मैं बात करूं तो करंट लाइबिलिटीज के अंदर आ जाता है आपका शॉर्ट टर्म बोरोविंग। क्या आ जाती है आपकी, शॉर्ट टर्म बोरोविंग। शॉर्ट टर्म बोरोविंग के बाद अगला ट्रेड पेएबल। और ट्रेड पेएबल के अंदर जनरली आपको दो आइटम देखने को मिलता है, एक क्रेडिटर और एक बिल्स पेएबल। जनरली इसके अंदर आपको नॉमिनली दो चीजें देखने को मिलती है, एक तो बिल्स पेएबल के नाम से और दूसरा क्रेडिटर के नाम से। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें अदर करंट लाइबिलिटी,
अदर करंट लाइबिलिटी, और उसके अलावा समटाइम आप लोगों को शॉर्ट टर्म प्रोविजंस वगैरह भी दिए जाते हैं। तो ये तो सब बात हो गई कौन से साइड की, लाइबिलिटी साइड की। फिर लाइबिलिटी खत्म होती है, उसकी टोटल मारते हैं, क्या नाम देते हैं इसको, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटीज आ गई हमारी ये, तो यहां पर टोटल निकल जाएंगी। फिर टोटल के बाद अब एसेट साइड शुरू करेंगे। तो एसेट साइड में भी मेन दो हेड होते हैं। सबसे पहले कौन सा, नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या ले लेंगे, फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या ले लेंगे हम लोग, फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर फिर हम लोगों के पास आ जाएगा टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, और उसके अलावा दूसरा क्या आ जाएगा, इनटेंजिबल। ठीक है, क्या बोलेंगे, इनटेंजिबल एसेट्स। ये मेन दो एसेट्स हो गए आप लोगों की फिक्स्ड के अंदर। फिर उसके अलावा अगली कौन सी होती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन, ये सारा फॉर्मेट आप ऑलरेडी कॉमन साइज में भी यूज कर चुके हो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देन उसके अलावा अगला पॉइंट आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। एंड उसके अलावा अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स, अगर कोई अदर लॉन्ग टर्म्स अगर हो तो वो चीजें, अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स। ओके, इसके अलावा फिर हमारे पास कुछ क्या भी होती है, करंट एसेट्स होती है। तो करंट एसेट्स के अंदर हम लोग नॉर्मली क्या क्या चीजों को कंसीडर कर लेते हैं। तो करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास हेड आता है वो है हमारा करंट इन्वेस्टमेंट। क्या है हमारा, करंट इन्वेस्टमेंट। डन, ओके। करंट इन्वेस्टमेंट के बाद फिर हमारा दूसरा हेड कौन सा होगा, इन्वेंटरीज। दूसरा हेड क्या होगा हमारा, इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज के अलावा हमारा तीसरा हेड क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल। और जनरली ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो आइटम आते हैं, कौन कौन सा, एक बिल्स रिसीवेबल के नाम से और दूसरा डेटर के नाम से। करेक्ट, किस नाम से, डेटर के नाम से। इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, दो अलग अलग हमको हेड दिए जाते हैं। डन। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट आप लोगों को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया रहता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया रहेगा। एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद अगर मैं बात करूं तो अगला आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लोन एंड एडवांसेस दिए रहेंगे, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। ओके, एंड उसके अलावा लास्ट आपके पास अदर करंट एसेट्स होंगी, अदर करंट एसेट्स होंगी। तो ये फॉर्मेट मैंने कोई नई बात नहीं सिखाया है आपको, ये आप लोगों ने कॉमन साइज में भी सेम फॉर्मेट यूज किया हुआ है। तो ये फॉर्मेट आपके लिए कोई नया टास्क नहीं है। तो ये क्या पता चल जाएगा आपको यहां से, टोटल एसेट्स। चलो, तो पर्टिकुलर के कॉलम का फॉर्मेट उम्मीद करता हूं समझ में आया। करेक्ट, ये क्या हो गया आप लोगों का पर्टिकुलर का कॉलम। अब इसके बाद यहां भी हमें 4 अमाउंट के कॉलम बनाने हैं। करेक्ट, जिसमें से 2 अमाउंट के कॉलम तो क्वेश्चन में ही प्रोवाइडेड होंगे और 2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वही 2 कॉलम की वैल्यू निकालना हमने सीखना है। बस यही कंपैरेटिव जो बैलेंस शीट है उसके अंदर हमें करना है। तो बड़े आगे के 4 कॉलम और बनाएंगे। चलो, तो रिमेनिंग 4 कॉलम में एक अमाउंट का कॉलम आ गया, एक और अमाउंट का कॉलम आ गया, एक और कॉलम, एंड देन उसके बाद चौथा कॉलम और। तो समझना ये हर एक कॉलम आपको क्या डिनोट कर रहा है या क्या बता रहा है। तो सबसे पहले यहां पर आप लोगों को लेनी है पास्ट ईयर की अमाउंट। ठीक है, सवाल में आप लोगों को करंट ईयर और पास्ट ईयर 2 अलग अलग सालों का क्या दिया जाएगा, डेटा दिया जाएगा। तो पास्ट ईयर की अमाउंट और करंट ईयर की अमाउंट, ये क्लियर है। तो यहां पर आप लोगों को ये अमाउंट का कॉलम है, पास्ट ईयर और करंट ईयर की अमाउंट आप लोगों को चाहिए। देन उसके बाद अगला कॉलम जो रहेगा ना, ये रहेगा आपका एब्सोल्यूट चेंज का। एब्सोल्यूट चेंज मतलब कितना बदलाव आया है रुपीज टर्म्स में, वो आपको निकालना होता है। तो सर ये कैसे निकालेंगे, ये निकलेगा करंट ईयर की अमाउंट में से पास्ट ईयर की अमाउंट को माइनस करके। करंट ईयर की अमाउंट में से, ये करंट ईयर आपका, ये पास्ट ईयर है,
तो क्या होगा, हमें चेंजेस पता चलेगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए, जस्ट सेक फॉर योर नॉलेज, हमारे पास पिछले साल 1 लाख का कैपिटल था और इस बार कैपिटल 1,20,000 हो गया। इट मीन्स पुराने साल के मुकाबले इस साल मेरा कैपिटल 20,000 से बढ़ गया क्या? यानी कि ये मैं बोल सकता हूँ 20,000 से मेरा अमाउंट चेंज हुआ है और ये पॉजिटिव चेंज है, बड़ा है ना, इसलिए पॉजिटिव चेंज है। अच्छा, सपोज करो रिजर्व एंड सरप्लस ऐसा होता, लास्ट ईयर 80,000 था, इस बार 70,000 हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा, लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस बार मेरा अमाउंट 10,000 से कम हुआ है, मतलब कि -10,000। करेक्ट? क्या निकाल रहे हैं हम लोग? कम हुआ मतलब नेगेटिव फिगर है। और वही बात अगर आपको ऐसा चेक नहीं करना तो सीधा कर दो, 1,20,000 में से 1,00,000 माइनस किया, कितना आ गया? 20,000। और 70,000 से 80,000 माइनस करेंगे तो -10,000। तो यहां आपका कैलकुलेशन पॉजिटिव नेगेटिव में आ सकता है, क्योंकि जो चेंजेस है मे बी पॉजिटिव, चेंजेस में भी नेगेटिव। याद रहेंगी बात? एब्सोल्यूट चेंज समझ में आया कैसे निकालेंगे? पक्का? और उसके बाद आप लोगों का अगला कॉलम रहेगा परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज। परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज। अब समझो ये परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम कैसे निकालेंगे। तो ये जो आपने एब्सोल्यूट चेंज की अमाउंट निकाला था, करेक्ट, इसको डिवाइड कर देना पास्ट ईयर की अमाउंट से। जैसे हमारे इस एग्जांपल में 20,000 क्या था एब्सोल्यूट चेंज, और पास्ट ईयर की अमाउंट कितनी थी? 1,00,000। ध्यान देना, एब्सोल्यूट चेंज कितना था? 20,000, और पास्ट ईयर का अमाउंट कितना था? 1,00,000। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 20%। अच्छा, एब्सोल्यूट चेंज यहां कितना है? -10,000, और लास्ट ईयर अमाउंट कितना था? 80,000। तो यहां पर आप चेक कर रहे होंगे तो हमारा बेस कॉमन नहीं है। हर बार हर आइटम के लिए बेस क्या हो रहा है? पास्ट ईयर का बेस बन रहा है, मतलब बेस चेंज होते जा रहा है। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 12.5%। लेकिन 12.5% कैसे आएगा? माइनस में आएगा। ये बात भी समझ में? बस ऐसा ही आपको करना है। बस इस पूरे कंपैरेटिव में इसी तरीके से काम करते हुए चलना है। तो फॉर्मेट समझ में आया? पक्का? क्या करना है? सबसे पहले हमें ये दो डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। इस गिवन डेटा के बेसिस पर हम क्या निकाल लेंगे? एब्सोल्यूट चेंज निकाल लेंगे। और एब्सोल्यूट चेंज अगर हमें पता चल जाएगा तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे? परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज निकाल लेंगे। डन? श्योर? आगे बढ़ा जाए? पक्का? एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा आपका? जो करंट ईयर की अमाउंट है उसमें से लास्ट ईयर के अमाउंट को माइनस करना है। यस, यहां पे लिखा भी है मैंने, CY माइनस PY, मतलब करंट ईयर के अमाउंट में से पुराने पास्ट ईयर के अमाउंट को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस ही एब्सोल्यूट चेंज कहलाता है। याद रहेगा? चलो, तो इसके आधार पर, इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, या आपके पास नोट्स होंगी तो आप वहां से भी देख सकते हो। करेक्ट? तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन में फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017 एंड 18, 2 साल का दिया हुआ है। अच्छा, 17 को हम कौन सा ईयर बोलेंगे? पास्ट ईयर। और 2018 को क्या बोलेंगे? करंट ईयर। ठीक है? और पूरा फॉर्मेट सिस्टमेटिकली बनाकर दिया है क्या उन्होंने? तो हमें सिर्फ आगे 2 कॉलम बढ़ाने पड़ेंगे क्या? 2 कॉलम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। चलिए, तो हम लोग यहां पर एग्जांपल नंबर 12 में देखो, नोटिस करो पास्ट ईयर और करंट ईयर के अमाउंट है। तो आप सबसे पहले क्या निकाल लो? एब्सोल्यूट चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज हमेशा रुपीज में आएगा। और उसके बाद क्या निकालना? परसेंटेज चेंज। राइट? एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज। तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकली उसके परसेंटेज में कितना चेंज आया वो। तो चलिए, पहली अमाउंट आपको कितनी दे रखी थी? 2.5 लाख रुपए पास्ट ईयर की अमाउंट है। देन उसके बाद की अमाउंट है आप लोगों की 4 लाख रुपए। तो हम करंट ईयर में से क्या करेंगे? पास्ट ईयर को माइनस करेंगे। तो 4 लाख में से 2.5 लाख हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1.5 लाख। 4 लाख में से 2.5 लाख माइनस करेंगे तो 1.5 लाख। समझ में आया 1.5 लाख कैसे लाए? करंट ईयर के अमाउंट से पास्ट ईयर के अमाउंट को माइनस। और अब ये परसेंटेज चेंज कैसे आ जाएगा? तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 2.5 लाख इंटू 100, तो 60% आ जाएगा क्या? समझ में आया? एब्सोल्यूट चेंज 60% कैसे निकाले? 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 लाख इंटू 100। तो एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है? एब्सोल्यूट चेंज का जो अमाउंट है
उसको हम पास्ट ईयर के अमाउंट से क्या करते हैं, बेस ईयर के अमाउंट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। करेक्ट? क्लियर है बात? नहीं भी क्लियर होंगी तो कोई बात नहीं, अगले पॉइंट पे क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बार बार वही तो काम करना है रिपीटेटिव मैनर में। चलो, तो अगला था हमारे पास पास्ट ईयर का अमाउंट 1,25,000 और करंट ईयर का अमाउंट 2 लाख, राइट? तो एब्सोल्यूट चेंज कितना आ जाएगा, 75,000, और 75,000 डिवाइडेड बाई 1,25,000 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 60%। करेक्ट? देन उसके बाद अगला फिर था आपका यहाँ पे 2.5 लाख, यहाँ पर 3.5 लाख। तो अगेन कितने का चेंज हो रहा है, 3.5 से 2.5 लाख को माइनस करेंगे तो 1 लाख का चेंज है क्या? ओके, और अगर यही परसेंटेज टर्म में निकाल दो तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 2.5 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा, 40%। कितना आ जाएगा, 40%। देन उसके अलावा अब देखो पहले 2,75,000 थी अमाउंट, अब 50,000 हो गई, कम हो गई क्या, मतलब नेगेटिव में आएगा आंसर। तो निकालो 50,000 माइनस 2,75,000, तो अमाउंट आ जाएंगी माइनस 2,25,000, 2 लाख, और 2,25,000 डिवाइडेड बाई 2,75,000, तो माइनस में आंसर आएगा आपका 81.81 या उसको 82 भी बोल सकते हो। चलो, यहां तक समझ में आया कैसे निकल रहा है। फिर उसके नीचे भी सेम वही काम करो, 10 लाख में से 9 लाख माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख, और अगेन 1 लाख डिवाइडेड बाई 9 लाख इंटू 100, तो 11.11। करेक्ट? अब इसी तरीके से नीचे एसेट साइड में भी आ जाओ और यहां पर भी क्या निकाल दो, एब्सोल्यूट चेंज। तो पहले 7 लाख में से 5 लाख जाएंगे तो 2 लाख, और 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, तो कितना परसेंट का आ जाएगा चेंज, 40। फिर 50,000 माइनस 20,000 कितना आ गया, 30,000, और 30,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100, तो कितना परसेंट का चेंज है, 150% का चेंज है। करेक्ट? देन उसके बाद 2 लाख माइनस 3 लाख, तो माइनस 1 लाख आया क्या, कितना आया वैल्यू, माइनस 1 लाख। तो 1 लाख माइनस डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100, 33.33%। फिर 20,000 माइनस 50,000 कितना आ जाएगा, माइनस 30,000, और माइनस 30,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस 60%। और लास्ट था 30,000 में से 30,000 गए तो जीरो डिफरेंस आया क्या, और अगर डिफरेंस जीरो है तो एब्सोल्यूट परसेंट चेंज भी कितना आएगा, जीरो ही आएगा। और यहां पर भी 1 लाख का चेंज है क्या, 10 लाख से 9 लाख माइनस करेंगे 1 लाख, तो कितना आ जाएगा, 11.11%। खल्लास, फिनिश। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आपको इतना ही काम करना है। क्या बोला था आपको, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओ, राइट, एंड इंटरप्रेट करना है। तो इंटरप्रेट में आप लोगों को जब पेपर सेट और जब रिवीजन करवाऊंगा तब इंटरप्रिटेशन बताते चलूंगा। अभी फिलहाल आप इस चीजों के ऊपर क्या करो, फोकस करो कि ये कैसे निकल रहा है। करेक्ट? इंटरप्रिटेशन करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो समझ में आया कैसे निकलेगा ये। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्व कर सकते हैं, पक्का। सो एग्जाम्पल नंबर 13 क्या करना है आप लोगों ने, होमवर्क है आपके लिए एक बार। करेक्ट? देखो यहाँ पर आपको 2017-18 का डेटा दिया हुआ है। देन एग्जाम्पल नंबर 14 भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। करेक्ट? एंड उसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करूं एग्जाम्पल नंबर 15, ये भी आपके लिए होमवर्क है। देन उसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 16 से फिर हमें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पढ़ना है, मतलब हमें दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है यहां से। करेक्ट? तो उम्मीद करता हूं कंपैरेटिव बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। करेक्ट? और जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना वो भी सेम है, बस इतना है कि बैलेंस शीट की जगह अब इनकम स्टेटमेंट में हमें वो सारे काम करना है। तो इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं एंड नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के बारे में।